राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शुक्रवार को विद्याधर नगर स्टेडियम पहुंचकर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी से रामकथा सुनी। उन्होंने स्वामी रामभद्राचार्य को महान संत बताते हुए उनके तप और अध्ययन की गहराई की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुगल काल में अत्याचारियों ने न देश की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का निरंतर प्रयास किया, लेकिन रामभद्राचार्य जैसे संतों की परंपरा और ज्ञान से ही भारत की संस्कृति बची रही है। उन्होंने स्वामी रामभद्राचार्य से आध्यात्म की भारतीय परंपरा और संस्कृति पर भी चर्चा की। उन्होंने जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी को युग संत बताते हुए कहा कि उनके मुख से राम कथा का श्रवण जीवन को सार्थक बनाता है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े विद्याधर नगर स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान वो जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी से मिले और उन्होंने जगत गुरु के मुंह से रामकथा भी सुनी। तो वहीं इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि रामभद्राचार्य महान संत हैं और उन्होंने मुगल काल में अत्याचारियों ने देश की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का निरंतर प्रयास किया, लेकिन रामभद्राचार्य जैसे संतों की परंपरा और ज्ञान के कारण ही भारत की संस्कृति बची हुई है। इस दौरान उन्होंने रामभद्राचार्य से आध्यात्म की भारतीय परंपरा और संस्कृति पर भी चर्चा की। तस्वीरें जयपुर से हैं, जहां राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े विद्याधर नगर स्टेडियम पहुंचे। यहां उन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से रामकथा सुनी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देवली उनियारा विधानसभा उपचुनावों में बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर के समर्थन में जनसभा की और क्षेत्र के विकास के लिए बीजेपी प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाकर विधानसभा भेजने की अपील की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने देवली में आयोजित जनसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में निश्चित रूप से विकास की गंगा बहेगी। बीजेपी प्रत्याशियों की जनसभाओं में आम जनता का उत्साह देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि प्रदेश की सभी 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज कराएंगे। तो वहीं राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार में आखंड डूबे हुए हैं। भ्रष्टाचार के मामलों में कांग्रेस पार्टी के अधिकांश नेता जमानत पर आकर राजनीति कर रहे हैं। तो वहीं सीएम ने कहा कि एक ओर प्रदेश की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का घोषणा पत्र देखिए और दूसरी ओर बीजेपी सरकार का संकल्प पत्र देखिए। कांग्रेस ने जहां 5 साल में घोषणा पत्र में 10% वादों तक को पूरा नहीं किया, तो वहीं बीजेपी सरकार ने महज 11 माह में संकल्प पत्र के 50% वादों को पूरा करने का काम किया है। अजमेर में जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन शुक्रवार को हुआ। इसमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने उद्यमियों के साथ संवाद किया। कार्यक्रम में 14,026 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। दिया कुमारी ने कहा कि राज्य स्तरीय राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के अंतर्गत जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट अजमेर का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार पहले साल में ही उद्यम स्थापना पर जोर दे रही है। बड़ी संख्या में एमओयू किए जा रहे हैं। इस निवेश से राज्य में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। तो वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में किए गए एमओयू कुछ ही समय में धरातल पर भी दिखने लगेंगे। इसके वास्तविक परिणाम अगले 4 सालों में सबके सामने होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने राजस्थान के भविष्य को संवारने के बारे में सोचा है। यहाँ के निवासियों को अच्छे स्तर पर रोजगार मिलेगा। इसी के साथ दिया कुमारी ने कहा कि हम सबको मिलकर अजमेर, राजस्थान और भारत को विकसित बनाना है। सबके सम्मिलित प्रयासों से प्रत्येक निवेशक केवल राजस्थान में ही निवेश करने के लिए सोचेगा। अजमेर में जिला स्तरीय इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ। इसमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने उद्यमियों के साथ संवाद किया। तो वहीं कार्यक्रम में 14,026 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दिया कुमारी ने कहा कि राज्य स्तरीय राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट का आयोजन हुआ है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी जमकर तारीफ करते हुए इस दौरान नजर आई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार पहले साल में ही उद्यम स्थापना पर जोर दे रही है। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के कैनबेरा में स्थित ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में विपक्षी दल के प्रमुख सांसद और पूर्व मंत्री एलेक्स हॉक से शिष्टाचार भेंट की। देवनानी और हॉक ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की संसदीय प्रणाली के विकास में संसदीय पद्धति और प्रक्रियाओं की भूमिका, लोकतांत्रिक प्रणाली, शिक्षा, पर्यटन समेत विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया। देवनानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के शिक्षा और रोजगार के अवसरों में उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट से राजस्थान में निवेश के साथ साथ राज्य में समावेशी विकास, सांस्कृतिक विरासत सहित विकास के विभिन्न स्तंभों को बढ़ावा मिलेगा। तो वहीं देवनानी ने ऑस्ट्रेलिया में हॉक और अन्य सांसदगण से दोनों देशों में उद्योगों को विस्तार देने में वर्तमान चुनौतियों और भविष्य के अवसरों की संभावनाओं पर चर्चा की। अलवर के बड़ौदा में रामगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी जुबेर आर्यन खान के समर्थन में आयोजित जनसभा को पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संबोधित किया। इस दौरान जितेंद्र सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे जहर उगलते हैं। धर्म और राजनीति की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोगों को सबक सिखाने का वक्त अब आ गया है। तो वहीं उन्होंने कहा कि दिवंगत रामगढ़ विधायक जुबेर खान ने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए अपना खून का एक एक कतरा बहा दिया। इसीलिए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में हमें कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाई आर्यन खान को जिताकर विधानसभा भेजना है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की 1 साल की सरकार का असली रंग अब जनता के सामने आ गया है। उन्होंने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता से आह्वान करते हुए कहा कि उनके इस अहंकार में नकेल डालने का काम आगामी 13 नवंबर को हम सभी को मिलकर करना है। भरतपुर से ज्यादा दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाता हो, यह हेलीकॉप्टर पायलट आते ही दिल्ली की तरफ मुंह करके खड़ो करें। उन्हें पता है कि 99% दिल्ली जानो आओ कहीं जानो ना, पर्ची आए नहीं, मुख्यमंत्री आगे चले नहीं। चलो एक बात बताया, रामगढ़ में आयो फरवरी के अंदर और यहां बड़ो बड़ो साफो बंधो, मेरे साफो बांधो। मैंने क्या होगा भाई, भागीरथ बन गो, गंगा ले आयो, यहाँ पे चंबल को पानी आ गया। बंधुआ को और लोकसभा का चुनाव में वोट मांग के चला गया। अब आ गई नवंबर, पानी की कोई बूंद आई के, कोई पाइप बिछा देख लिया हूं कहीं। हमने तो और भी बात छोड़ा, हमने कहा वो एमओयू तो दिखा दे धनी, तो फिर समझौता करे मध्य प्रदेश से, वो तो बता दे कितना पानी आएगा। लोग जो कह रहा है उससे ज्यादा आएगा, तो मैंने कहा तो ये तो बता दे कितना आएगा। आज एक मुख्यमंत्री की ये हैसियत नहीं कि वो एमओयू दिखा दे जिसमें ये बता दे कि रामगढ़ के अंदर कितना पानी आएगा। मैं चैलेंज करता हूं इन लोगों को, अगर इनमें हिम्मत है तो बता के दिखा दे कि रामगढ़ में कितना पानी लेकर है। इनको चैलेंज करता हूं। किस तरह का यह चुनाव होता था, मैं जानता हूं कि रामगढ़ का चुनाव किस तरह होता था, किस तरह के भाषण के अंदर जहर उगलते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन चुनाव जीतने के बाद वही लोग जाते थे जुबेर जी के पास कि हमारा एक छोटा सा काम है, हमारा छोटा सा रोड बनवा दो, हमारा एक हैंडपंप लगवा दो। और ऐसा नेता था जिसने एक नया आयाम कायम किया था, पूरे जिले में नहीं पूरे प्रदेश के अंदर। जुबेर जी के साथ बहुत लंबा काम करने का मुझे समय काम करा। हमने उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, आसाम के अंदर, अलग अलग प्रदेशों में काम किया। और आज भी लोग मुझे फोन कर, जब उनका देहांत हुआ तो मुझे अभी भी फोन कर करके लोग कहते हैं कि देखो जुबेर खान जी इतने बड़े अच्छे व्यक्ति थे। रामगढ़ का झंडा उनने पूरे देश के अंदर फहराया है। इससे बड़ी बात किसी के लिए नहीं। जब उनका अस्वस्थ हुए, उनका ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने मना कर दिया था साफ साफ कि आप 1 साल तक
कहीं भी घर से बाहर नहीं निकलो। लेकिन जुबैर खान जी 15 दिन भी उनने अपना रेस्ट नहीं करा, आराम नहीं किया, तुरंत वहां से निकल, अस्पताल से निकलकर और रामगढ़ के अंदर आप सबों के बीच में आ। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा दौसा और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के चुनावी दौरे पर रहे, जहां दौसा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी दीनदयाल बैरवा के समर्थन में दौसा में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। तत्पश्चात उन्होंने अलवर जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबेर के समर्थन में बड़ौदा में आयोजित जनसभा को संबोधित भी किया। जनसभा को संबोधित करते हुए डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के पश्चात किसानों की समृद्धि, उनकी आय बढ़ाने, उनके दुख तकलीफों को दूर करने के लिए कोई कार्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एमएसपी कानून बनाकर देने का वादा किया था, वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ, जबकि किसानों ने 15 माह तक सड़कों पर बैठकर आंदोलन किया था और आज भी आंदोलन करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही। जयपुर स्थित राजस्थान पर्यटन भवन में शुक्रवार को फ्रांस की पर्यटक, लेखिका और फोटोग्राफर एनी सोरेल ने पर्यटन विभाग के शासन सचिव रवि जैन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रवि जैन को अपनी ट्रैवल गाइड बुक राजस्थान की भेंट की। साथ ही सोरेल ने राजस्थान में अपनी यात्रा के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 27 नवंबर 2024 को जयपुर में एनी की ओर से आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पर्यटन विभाग के शासन सचिव रवि जैन और पर्यटन उप आयुक्त विजय पाल सिंह को आमंत्रित किया। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक राजेश शर्मा और संयुक्त निदेशक पुनीता सिंह भी उपस्थित रहीं। तो वहीं रवि जैन ने एनी सोरेल की आधी शताब्दी से राजस्थान भ्रमण करते हुए अपने छाया चित्रों और फ्रेंच ट्रैवल गाइड बुक राजस्थान के माध्यम से राजस्थान को फ्रांस में प्रचारित करने की भूरी भूरी प्रशंसा की। जयपुर में पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बीजेपी की लहर चल रही है, सभी 7 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीत रही है। तो वहीं पीएचईडी मंत्री ने कहा कि 10 महीने में भजनलाल सरकार ने इतिहास रच दिया है। हमारे मुख्यमंत्री भगीरथ बनकर आए और रेगिस्तानी इलाके में जहां पानी की सबसे ज्यादा कमी थी, वहां नदियों का पानी इस धरती पर लाने का काम किया। उन्होंने भजनलाल सरकार की सराहना करते हुए कहा कि भजनलाल सरकार में योजनाएं मूर्त रूप लेने वाली हैं। इससे बड़ा योगदान और क्या हो सकता है। वहीं कन्हैयालाल चौधरी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में 1 वॉट भी बिजली का उत्पादन नहीं किया, जबकि बिजली में हमारी सरकार 2.25 लाख करोड़ का एमओयू कर चुकी है। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 5 साल में हम 32,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेंगे। और यही कहा कि जितना हो, अभी 4 दिन बचे हैं, 4 दिन के अंदर पूरी मेहनत के साथ जो 10 महीने के अंदर जो संकल्प पत्र में जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले वादे किए थे, उनके हमने 50% पूरे करे। जनता के बीच में जो बचे उनको पूरा बताए, जनता को समझाए कि हमारी सरकार क्या काम करनी है। और यही हमारी सरकार का नाकामी और कामी दोनों की अच्छाई बुराई का रिजल्ट का पता लग गया कि हमने अच्छा काम किया तो मैं यहाँ की जनता शाबाशी देगी, और यहाँ अगर हमने वास्तव में 10 महीनों में अच्छा काम नहीं किया तो पता लग जाएगा कि हमने कहीं ना कहीं कामों में कमी रखी, उसमें सुधार करेंगे। इस तरह से 5 साल तक अगर वास्तव में जितना पैसा केंद्र सरकार ने भेजा, अगर पिछली सरकार उसका सदुपयोग करती, प्लानिंग करती और ये केवल झूठी घोषणाएं नहीं करती और मूर्त रूप लेती, तो आज राजस्थान जिस तरह से कर्ज के जाल में फंस गया, जितना कर्जा पिछले आजादी के बाद जितने सालों में हुआ, उससे ज्यादा कर्जा अकेले 5 साल में राजधानी जनता पे बोझ बैठा। तो इतना कर्जा नहीं लेते हुए अगर कितना कर्जा लेने के बाद में अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते, नई यूनिटें लाते, रोजगार पैदा करते, तो डेफिनेटली राजस्थान की प्रगति करता। बाकी आज उस ओर हमारे मुख्यमंत्री जी राजस्थान को लेकर जा रहे हैं। आने वाले समय में वास्तव में राजस्थान बहुत प्रगति करेगा। यहाँ की जनता को जो भी सुविधा है, यहाँ पे जो भी विकास हो, यहाँ रोजगार हर क्षेत्र में हमारी सरकार काम करेगी। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में टोंक जिला कांग्रेस ओबीसी विभाग की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी के सी मीणा के समर्थन में कांग्रेस कार्यालय में ओबीसी वर्ग और प्रमुख समाज के मुखियाओं की बैठक आयोजित की गई, जिसको संबोधित करते हुए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग के चेयरमैन हर सहाय यादव ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग समाज की राजनीति और एमएलए बनाने में निर्णायक भूमिका होती है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि अन्य पिछड़े वर्ग एकजुट होकर कांग्रेस के प्रत्याशी केसी मीणा को विजयी बनाए, ताकि अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा हो सके।
कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 बहाली को लेकर इंडिया अलायंस और कांग्रेस पर सवाल उठाए। कर्नल राठौड़ ने कांग्रेसी नेताओं को भारत का विभाजन करने वाला और अलगाववादी विचारधारा को बढ़ावा देने वाला बताते हुए कहा कि राहुल गांधी और इनके नेताओं की ओर से लगातार पिछले कई सालों से भारत को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इनके प्रयासों को विफल कर दिया। कांग्रेस और इनके गठबंधन वाली राजनीतिक पार्टियां 370 को बहाल करने के लिए चाहे जितने प्रयास कर लें, लेकिन पीएम मोदी ने धारा 370 का अंतिम संस्कार अब कर दिया है। ये धारा अब वापस खड़ी होने वाली नहीं है। वहीं राठौड़ ने कांग्रेसी नेताओं पर सवाल दागा कि राहुल गांधी और इनकी पार्टी के नेता ये स्पष्ट कर दें कि वो 300 धारा के हटाने के पक्ष में है या बहाल करने के। देश की जनता के सामने कांग्रेसी नेताओं को स्पष्टीकरण देना चाहिए। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और छोटवाड़ा विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के एजेंडों का खुलासा करते हुए उनसे स्पष्टीकरण की मांग की है। कर्नल राठौड़ ने कहा कि हमारे सामने एक गंभीर मुद्दा आया है जो न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश की जनता को विचलित करता है। उन्होंने सवाल उठाया कि हम आने वाली पीढ़ी को कैसा भारत देना चाहते हैं, क्या हम एक खंडित भारत सौंपना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टी का मुख्य उद्देश्य सत्ता में आना रह गया है और यदि सत्ता के लिए खंडित भारत भी बनाना पड़े तो वो भी मंजूर है। हाल ही में जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 को पुनः लागू करने की जो कोशिश की गई उसमें कांग्रेस और इंडिया अलायंस सबसे आगे था, जो इस पार्टी की भारत को विभाजित करने की सोच को दर्शाता है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में दलितों, महिलाओं को अधिकार मिले हैं। उन्होंने पूछा, क्या कांग्रेस इन अधिकारों को वापस लाना चाहती है। जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 की बहाली के अंदर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना रेजोल्यूशन पास करा, उस प्रस्ताव को पारित करने के अंदर कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया। मैं सीधे सीधे ये सवाल पूछना चाहता हूं और आप सब भी, जहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता आपकी प्रचार में आते हैं, उनसे ये पूछिए कि क्या बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान कश्मीर में लागू नहीं होना चाहिए? क्या इस राष्ट्र के अंदर 2 संविधान होने चाहिए? धारा 370 समाप्त होने के बाद कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़े रूप से दलितों को, महिलाओं को, बच्चों को और जो शरणार्थी पाकिस्तान से जो आए उन सबको अधिकार मिला। ये पहली बार है कि वहां के दलितों, वाल्मीकि समाज के लोगों ने मतदान करा है। क्या कांग्रेस पार्टी इस अधिकार को छीनना चाहती है? हम आने वाली पीढ़ी को क्या बटावा भारत देना चाहेंगे? क्या हम एक खंडित भारत अपने आने वाली पीढ़ी को देना चाहेंगे? मालूम तो ऐसा होता है जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी का लक्ष्य, उद्देश्य यही है कि किसी भी तरह वो सत्ता में आ जाए, और सत्ता पे आने के लिए अगर खंडित भारत हो तो वो भी इस पॉलिटिकल पार्टी को मंजूर है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर धारा 370 वापस लाने की जो कोशिश करी गई, उसके अंदर इंडिया अलायंस कांग्रेस के नेतृत्व में सबसे आगे था। इस इंडिया अलायंस का और कांग्रेस की जो मानसिकता है वो बार बार उजागर हुई है भारत को खंडित करने की। धारा 370 वापस लाने की जो ये नाकामयाब कोशिश की गई है, ये उसी श्रृंखला में एक और कदम है। मैं आप सबको याद दिलाता हूं किस तरह से अलग अलग समय पर राहुल गांधी और कांग्रेस ने भारत को तोड़ने वाली ताकतों के साथ हाथ मिलाया है। 2010 में जब राहुल गांधी जम्मू कश्मीर गए थे तो अलगाववादी सोच के नेताओं के साथ इन्होंने अलग बातचीत करी थी। जब ये यूरोप और अमेरिका जाते हैं तो वहां के विश्वविद्यालयों के अंदर भारत के लोकतंत्र को एक खतरा बताते हैं और यूरोप और अमेरिका को भारत के अंदर दखल देने के लिए न्योता देते हैं। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने, अगर आप याद करिए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हुए थे, उनका समर्थन करा था। ये वही कांग्रेस पार्टी है, ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने भारत के अंदर बहुत लंबे समय से जो आतंक की घटनाएं हो रही हैं
उसके अंदर हिंदू टेरर का नाम दिया, यानी देश को बांटने की कोशिश, जबकि पूरा राष्ट्र यह कहता आता है कि टेरर का कोई धर्म नहीं होता। उसके बावजूद भी हिंदू टेरर शब्द इस्तेमाल करा गया। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने सेना के ऊपर भी सवाल उठाए, सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर सवाल उठाए। इन्होंने बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल में दिखाया किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को लूटा था। भारत के आजाद होने के बाद सबसे बड़ी प्राइवेट लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टी ने भी वही करा जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने करा। इन्हीं के परिवार ने भारत को लूटने का काम करा। आखिर राजनीतिक भाषा के अंदर युवराज किसे कहा जाता है, यह आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। धारा 370 का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। पिछले 35 साल के अंदर जब धारा 370 लगी हुई थी कश्मीर के, उसमें 3000 दिन कश्मीर बंद रहा। यानी 35 साल के अंदर 8 साल कश्मीर बंद रहा। लेकिन पिछले 5 साल के अंदर धारा 370 हटने के बाद 8 घंटे भी कश्मीर बंद नहीं रहा। पत्थरबाजी बिल्कुल बंद हो गई। अलगाववादी हरकतें 70% कम हो गई। टूरिज्म, सैलानी वहां कई प्रतिशत बढ़ गए। कमजोर तबकों को संविधान ने संवैधानिक ताकत दी, मतदान की ताकत दी, प्रॉपर्टी का राइट दिया। ये सब वापस लेना चाहते हैं कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया अलायंस। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में शांति आई है। ये सब तभी हो पाया है जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में धारा 370 35 से दोनों समाप्त हुए और हर तरह से वहां पर उनके नागरिकों को वहां उनका अधिकार मिला। मैं राजस्थान और देश के नागरिकों को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि इन्होंने जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर धारा 370 वापस लाने का रेजोल्यूशन पास तो करा है, जिसे इंडिया अलायंस का नेतृत्व में कांग्रेस ने पूरा समर्थन दिया है। इसमें इनकी पूरी तरह से पोल जरूर खुली है, लेकिन हमारे नागरिक पूरी तरह से संतुष्ट रहे, ये वापस खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, ये दोहरा चेहरा डालकर जो कांग्रेस के नेता घूमते हैं, मैंने अभी एक श्रृंखला में आपको बताया किस तरह से बार बार इन्होंने भारत को तोड़ने की कोशिश करी है। भारत को तोड़ने वाली ताकतों के साथ ये मिले हैं। देश और विदेश के अंदर जो ताकतें हैं उन्हें और ताकत दी है। हर तरह से भारत को विभाजित करने की कोशिश करी है। इनके नेताओं से यह सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए जनता द्वारा और मीडिया के मित्रों द्वारा कि कांग्रेस के नेता ये स्पष्ट रूप से बताएं, हां या ना में जवाब दें कि कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाने के वो हक में हैं या नहीं। अपना स्पष्टीकरण इसके ऊपर दें। भारत की जनता ये जानना चाहती है, ये स्पष्टीकरण उनसे सुनना चाहती है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से खाद्य सुरक्षा पात्र परिवारों को 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने के लिए जिले की समस्त उचित मूल्य दुकानों पर पोस्ट मशीन के माध्यम से एलपीजी आईडी सीडिंग का कार्य एक अभियान के रूप में 30 नवंबर तक किया जा रहा है। इस अभियान के साथ साथ आधार सीडिंग से शेष लाभार्थी की आधार सीडिंग और ई-केवाईसी से शेष लाभार्थी की ई-केवाईसी का कार्य किया जा रहा है। अभियान के मद्देनजर सीडिंग कार्य की गुणवत्तापूर्ण निगरानी के लिए बीकानेर जिले के नियुक्त प्रभारी और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सहायक आयुक्त नानू राम सैनी ने शुक्रवार को श्री डूंगरगढ़, सेरूड़ा, गुसाईसर, नौरंगदेसर और रायसर ग्रामों की उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण कर एलपीजी आईडी सीडिंग और ई-केवाईसी कार्य का अवलोकन किया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।